सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, उरूज और ज़वाल ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो एक दूसरे का बिल्कुल उलट है, लेकिन एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम भी हैं। कैसे? आप सोच रहे होंगे कि कैसे? हर उरूज को ज़वाल है ना, और हर ज़वाल उरूज की जानिब कभी भी जा सकता है। हर इंसान की कहानी इन दोनों लफ्ज़ों के गिर्द घूमती रहती है। कोई शख्स इब्तिदा में ज़वाल का शिकार होता दिखाई देता है। अच्छा, ज़वाल का मतलब क्या है? ज़वाल का मतलब ये है कि उस शख्स के घर के हालात हम कहते हैं कि बहुत ख़राब होते हैं, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है, पढ़ाई के लिए उस शख्स को बहुत मेहनत करना पड़ती है और मेहनत के साथ साथ मजदूरी तक करना पड़ती है। अपनी ख्वाहिशात को मारना भी पड़ता है, अपने ज़मीर को ज़िंदा भी रखना पड़ता है, शॉर्टकट के बजाय लॉन्ग टर्म फैसले करने पड़ते हैं, ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल का मुकाबला करना पड़ता है, फिर जाकर हम कहेंगे कि वो अपने ज़वाल को उरूज में बदल देता है। ऐसी कई मिसालें भी मौजूद हैं। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं, बड़ा एंजॉय करेंगे आज का प्रोग्राम, गौर से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं जी, एक आपको नाम सुना होगा आपने, डार्विन। उनकी पेश करदा थीरी आपको याद होगी। दुनिया में इंसानी हयात को समझने के लिए ये थीरी अगर मैं कोई बुनियाद समझी जाती है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। सन था जी 1809, उसमें पैदा होने वाले डार्विन को आप जानते हैं कि उनके वालिद ने क्या कहा था? डार्विन के वालिद ने कहा था नाजरीन कि वो एक नाकाम इंसान है। उनके वालिद कहा करते थे अक्सर कि वो ज़िंदगी भर कहते थे कि डार्विन क्या कर सकते हैं कि ज़िंदगी भर सिर्फ कुत्ते और चूहे पकड़ने का काम कर सकते हैं। लेकिन आज क्या डार्विन का नाम और काम दुनिया भर में नहीं पहचाना जाता? बिल्कुल पहचाना जाता है। इसी तरह एक और नाम है जी, अब्राहम लिंकन। 1809 में पैदा हुए थे ये, और लिंकन जो थे वो अमेरिका के 16वें सदर बने थे, 16th प्रेसिडेंट। 23 बरस की उम्र थी इनकी जब इनको नौकरी से निकाल दिया गया था, और उसी साल अब्राहम को स्टेट असम्बली में भी अपनी पोजीशन से हाथ धोना पड़ गया था। अच्छा, जब 29 बरस की उम्र को पहुंचे तो क्या हुआ? 29 साल की उम्र में उनको इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन पै दर पे नाकामियों के बाद बिल आखिर 1961 में अब्राहम लिंकन सदारत के मनसब पर फायज हो गए। अच्छा, इस फहरिस्त में एक नाम चार्ली चैपलिन का भी, उन्हें कौन नहीं जानता। 1889 में पैदा हुए चार्ली चैपलिन, और जब वो 2 बरस के थे नाजरीन, तो आपको जान के हैरानी होगी कि उनके वालिदैन के दरमियान अलहदगी हो गई थी, और 9 बरस की उम्र में जब उनके वालिदा को दिमागी अमराज के हॉस्पिटल में भी दाखिल करवाया गया था, उसके ठीक 2 बरस के बाद उनके वालिद भी दम तोड़ गए थे। इतनी तकालीफ देखने के बाद वो चार्ली चैपलिन कैसे बने? खामोश फिल्मों के उस लेजेंडरी मज़ाहिया अदाकार पर एक वक्त ऐसा भी आया कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी भटकते रहे। लेकिन आज पर्दा की जब बात करें, स्क्रीन की बात करें, उनकी खिदमात की अगर हम बात करें तो खिदमात का एतराफ़ पूरी दुनिया करती दिखाई देती है। इतना कुछ आपने देखा और इतना मज़ा कैसे आया इतनी तकालीफ से गुजरने के बाद, ये भी एक सोचने वाली बात है। अच्छा, जब आप आगे चलते हैं, अगला नाम जब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन इन नाम से वाकिफ़ नहीं है? इनके नाम से इंतहाई जहानत के हामिल साइंसदान कह दूँ तो गलत नहीं होगा। आइंस्टाइन की इब्तदाई जो ज़िंदगी है वो भी ज़वाल का शिकार रही। 9 बरस की उम्र थी नाज़रीन, 9 बरस की उम्र तक उनको बोलने में दुश्वारी का सामना था, सही तरीके से बोल नहीं पाते थे। मज़ा में शिद्दत और बागियाना सोच के बायस उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने ज़वाल को उरूज में तब्दील करने की ठानी, और बिलाखिर 1921 में आइंस्टाइन को फिज़िक्स में गैर मामूली खिदमात अंजाम देने की वजह से नोबल प्राइज़ से भी नवाजा गया। यानी अगेन ज़वाल और फिर उरूज। अच्छा, वॉल्ट डिज्नी, किसको नाम की पहचान नहीं होगी? वो शख्सियत हैं जिन्होंने क्या किया था? मिकी माउस जैसे लाजवाल किरदार को तख्लीक किया था। तमाम जो बच्चे हैं उनकी यादें वाबस्ता हैं इस करैक्टर के साथ। अच्छा, वॉल्ट डिज्नी की इब्तदाई ज़िंदगी की अगर बात करूँ तो वो भी ज़वाल का शिकार रही। उन्हें मिलिट्री स्कूल से निकाल दिया गया और उन्होंने अपना एक स्टूडियो काम किया, और स्टूडियो काम करने के बाद इरादा किया कि वो अपने काम का आगाज़ करेंगे, लेकिन नाकामी पे नाकामी, नाकामी पे नाकामी, और नाकामियों की वजह से स्टूडियो भी दिवालिया हो गया। अच्छा, उनके बारे में ये भी कहा जाता है नाजरीन कि वो कारोबार करने की सलाहियत नहीं रखते थे, लेकिन कोई अखबार उनको नौकरी देने के लिए तैयार भी नहीं होता था, क्योंकि अच्छा, स्टीव जॉब्स के बारे में अगर बात करूं आगे जाके, तो स्टीव जॉब्स के बारे में कहा जाता है कि वो तख्लीकी आदमी नहीं थे,
लेकिन आज अगर हम बात करें उनका एक नाम है। अच्छा जी, अब नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसको मुतारिफ करवाने वाली कंपनी की अगर मैं बात करूं, एप्पल, उसके बानी कौन है जी? स्टीव जॉब्स। उन्होंने कंपनी का आगाज़ क्या किया था? एक गैराज से किया था। 1995 में स्टीव को उनकी अपनी ही कायम करदा उस कंपनी से क्या किया गया? निकाल दिया गया। हैरत की बात। लेकिन उनकी लगन, उनकी हिम्मत ना हारी, एक बार फिर उस कंपनी में जगह बनाई और वो एप्पल के CEO बने। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने नेक्स्ट और जो पिक्सर कंपनी है उनकी बुनियाद भी डाली। अब आ जाते हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स किसको पहचान नहीं होगी, नाम की किसी दारू के मोहताज नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम अधूरी छोड़ना पड़ी। अधूरी छोड़ी, उन्होंने फिर कारोबार का आगाज़ किया, जिसमें स्टार्ट में बहुत ज़्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ा, या अगर मैं शदीद घाटा कह दूँ कि शदीद घाटे का सामना करना पड़ा, गलत नहीं होगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बुनियाद रखी। अच्छा, एक तकरीब में उन्होंने क्या कहा था? उनका कहना यह था कि कामयाबी का जश्न मनाना ज़रूरी है, लेकिन अहम बात यह है कि अपनी नाकामियों से सीखा जाए। सीखिए कामयाब लोग क्या कहते हैं। अच्छा जी, टॉक शोज़ की बेताज मलिका ओप्रा विनफ्री एक इंतहाई मुफलिस घर में पैदा हुई। कम उम्री में जिनसी हमले का निशाना बनने के बाद 13 साल की उम्र बताई जाती है कि 13 साल की उम्र में घर छोड़कर चली गई। 14 साल की उम्र में माँ बन गई, लेकिन उनका बच्चा पैदाइश के फौरी बाद दम तोड़ गया। जिंदगी की तलखियों के बावजूद उन्होंने मेहनत का सफ़र जारी रखा। अच्छा, उन्हें 2011 में अपनी समाजी खिदमात के तरफ में एजाज़ी ऑस्कर से भी नवाजा गया था। नाज़रीन, ये वो चंद कामयाब अफराद थे जिनका मैंने आपसे जिक्र किया और जिनकी जो इब्तिदा है वो ज़वाल से हुई, लेकिन कुछ की ज़िंदगी का इख्तिताम उरूज पर हुआ। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इनकी ज़िंदगी से, इनको एग्जाम्पल के तौर पे हम सामने रख सकते हैं। कुछ लोग आज भी उरूज पर हैं। ये वो लोग थे जो ना मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए, जैसे हम कहते हैं ना कि सोने का चमचा लेके पैदा हुआ, ना उनके ख़ानदान नवाब थे, ना रईस ख़ानदान में पैदा हुए, ना उनके वालिदैन उनके लिए जायदादों के अंबार लगा के चले गए, जायदादें छोड़ के चले गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सिफर से, ज़ीरो से स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने ज़वाल को उरूज बख्शा। इसी तरह कुछ ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी की इब्तिदा उरूज से शुरू हुई। क्या कह रही हूँ मैं? उरूज से शुरू हुई, लेकिन इख्तिताम ज़वाल पर हुआ, उरूज से ज़वाल। जैसे कि मिस्र के सदर हुस्नी मुबारक। मिस्र में 30 बरस तक हुकूमत करने वाले ये जो सदर थे, उनकी हुक्मरानी उस वक्त इख्तिताम पर पहुँची जब आपको याद होगा कि पूरे मुल्क में उनके खिलाफ एहतजाज ने ज़ोर पकड़ा। और जैसे ख़ानदान मुगलिया का ज़वाल, और भी कई ऐसे बादशाह या शहज़ादे गुजरे हैं अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें कि जिनके तख्त उल्टे गए, जो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा ज़रूर हुए थे, लेकिन उनको मौत के वक्त पानी भी नसीब नहीं हुआ। और ऐसे कई वाक़यात हैं कि हमारी रूह कांप जाती है। ऐसे कई वाक़यात हमारी तारीख़ के सफ़ात की जीनत बने हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, अब ज़रा हम अपने मुआशरे और अपने मुल्क पर, पाकिस्तान पर नज़र डालते हैं। हमारी कौम भी आज़ादी से पहले ज़वाल का शिकार थी, गुलामी में जकड़ी हुई एक कौम हम कह दें तो गलत नहीं होगा। हमारे आबा अजदाद को हिंदुस्तान में ना कोई इज्जत की निगाह से देखता था, और ना ही वाइट कॉलर जॉब उनको दी जाती थी, ना ही हुकूमत का हिस्सा बनाया जाता था। ये कौम हिंदुस्तान में ज़वाल का शिकार थी। और फिर एक रहनुमा, एक अजीम कायद, एक लीडर जिसने इस कौम को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवा दिया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने इस मुर्दा कौम में आज़ादी की नई रूह फूंक दी। और फिर इस कौम ने भारत को तोड़कर, भारत के टुकड़े करके, लिटरली भारत के टुकड़े करके, जो बात आज तक भारत को हजम नहीं होती, पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से ज़ायद हो गए, लेकिन आज फिर इस कौम की हालत काबिल रहम होती जा रही है। आप अग्री करेंगे, क्योंकि इन 70 सालों में जो हुक्मरान आए वो इस कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की हमने देखा कि कोशिशें करते चले गए। वो थी ज़हनी गुलामी, लसानियत के नाम पर, ज़बान के नाम पर, सूबे के नाम पर इस कौम को तकसीम किया, और इस मुल्क पर लसानियत या हम फ़िरका वारियत अगर कह लें, दहशत गर्दी, इसकी ज़रबे लगाना शुरू कर दी गई। और आज की अगर मैं बात करूँ, आज हाल ये है कि ये कौम, ये मुल्क मकरूज़ है। इस मुल्क को कर्जा अदा करना है, इतना कर्जा इस कौम ने कर्जा चुकाना है। चुकाना किसने? आपने, मैंने, हमने। और वो कर्ज लिया किसने था? क्या आपने, क्या मैंने, हमने? किसके लिए लिया था? वो कर्जा गया कहाँ पे? खर्च हुआ हम पे? ये सारे सवाल हैं जिनमें से कुछ के जवाब
हम जानते हैं, बखूबी जानते हैं, और कुछ के जवाब हम तलाश करेंगे हम। पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो हम पर हुक्मरानी करते रहे। अभी मैंने आपको बताया उन लोगों के बारे में जिनकी इब्तदाई ज़िंदगी में हमने देखा कि ज़वाल था, ज़वाल का शिकार थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने किस्मत से लड़कर ज़वाल को उरूज में बदल दिया। अब ज़रा हम एक नज़र डालेंगे उन लोगों पर जिनकी किस्मत, हम कह दें कि किस्मत उन पर मेहरबान थी, जो मुंह में वाकई सोने का चमचा लेकर पैदा हुए थे और उन्होंने खुद को इबरत का निशान कैसे बनाया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा। एक साहब रहते हैं नाजरीन लंदन में, पाकिस्तान वो आ नहीं सकते। उनको क्या नहीं दिया था किस्मत ने? नाम, मुकाम, पहचान, इज्जत, दौलत, शोहरत और बादशाहियत कह दें वो भी गलत नहीं होगा, लोगों की मोहब्बतें कह दें वो भी गलत नहीं होगा। गरीबों ने उन साहब को अपने सर पर बैठा लिया, लिटरली, ये भी गलत नहीं होगा। एक 50 मोटरसाइकिल जो वो चलाते थे, 50 मोटरसाइकिल का मतलब समझते हैं ना, किस्मत ने उन्हें लाखों अफराद की दिल की धड़कन बना दिया। चारों जानिब भाई भाई के नारे लगने लगे। वो एक बार कहते कि खामोश, तो पूरी जमात में से कोई एक ऐसा ना था जो फिर बोल के दिखाता। लेकिन वही बेसहारों का भाई, वही शख्स जिसको अल्लाह ने इज्जत दी, मुकाम दिया, वो देखते ही देखते वाकई भाई ही बन गया। यानी मैं अल्लाह कहूँगी, डरती नहीं हूँ, डॉन बन गया, डॉन बन गया। कत्ल, गारत, भत्ताखोरी, इगवा, कभी मुल्क तोड़ने की बातें करने लगा तो कभी हमारे रवायती भारत को पाकिस्तान पर चढ़ाई की दावतें देने लगा, यानी खुलेआम गद्दारी करने लगा। कभी पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने लगा तो कभी पाकिस्तान की ही फौज को गालियां देने लगा। और आज हालत क्या है? उसी भाई की हालत ये है कि आज 2 कदम चलता है तो सांस फूल जाता है। बीमारियां अलग चिमट गईं, छापों, तफ्तीश ने लंदन में ही जिंदगी हराम कर दी। ये वो शख्स है जिसने खुद, मैं कह दूं, खुद अपने उरूज को ज़वाल में तब्दील कर दिया। आप लोग अग्री करेंगे। इसी तरह हमारे मुल्क में एक और सियासतदान है जो हर शोबे में नाकाम होने के बाद सियासत में वारिद हो गए, या कहते हैं हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए तो गलत नहीं होगा। उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी ज़वाल का शिकार नहीं थी और किस्मत ने उनका साथ दिया। 3 बार, नाज़रीन सोचें, 3 बार ये बंदा मुल्क का वज़ीर आज़म बना, मियाँ नवाज शरीफ साहब। ज़हन अगर मैं कह दूँ कारोबारी था, आप अग्री करेंगे, लेकिन किस्मत मेहरबान रही। 2 बार वज़ीर आला भी बन गए और 3 बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वज़ीर आज़म बनने का शर्फ हासिल किया इन शख्स ने। जो आपको शक्ल इनकी नज़र आ रही है स्क्रीन पर, इनका नाम है नवाज शरीफ साहब। लेकिन मियाँ साहब ने जवाब में क्या दिया? औलादें अच्छे वक्तों के मज़े लूटकर ऐन वक्त पर गैर मुल्की निकली, जायदादें भी गैर मुल्क में, पाकिस्तान में नहीं। 17 साल से पाकिस्तान में एक टीका तक, इंजेक्शन तक नहीं लगवाया, ना ही यहाँ किसी हॉस्पिटल में इलाज करवाना पसंद करते। बड़े लोग ने ना, बड़े अस्पताल से जानते हैं, पाकिस्तान में उनको अपने लेवल का हॉस्पिटल नज़र नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करके कहा कि आपने अदलिया, पार्लियामेंट और अवाम को बेवकूफ़ बनाया। अच्छा, बैरून मुल्क जो डेली मेल जो पेंट हाउस है और फिर जो बहरी कज़ाक है इसकी बात अगर मैं करूं, बेटों से मिलकर करप्शन की, उसके बाद जेल चले गए। जेल जाने से पहले तक पूछते रहे मुझे क्यों निकाला, ये भी नहीं पता था कि निकाला क्यों है, ये भी नहीं पता था कि मेरा जुर्म इतने थे ना कि समझ नहीं आ रहा था कि कितने जुर्म है। बेटे मफरूर करा पा गए, बेटी दामाद जमानतों पर है और समधी इश्तिहारी है। और हद ये है कि आज उनकी बेटी साहिबा ये फरमाती हैं कि पाकिस्तान में गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग है। तो कोई उनसे क्या ये सवाल नहीं कर सकता? मैं कहती हूँ कोई सवाल करे कि 3 बार आपके ग्रेट वालिद मोहतरम मरियम बाजी, आपके अब्बा जी वजीर आजम रहे पाकिस्तान के, 2 बार वो वजीर आला रहे। बनाना था ना ऐसा कोई कानून, देना था ना इस मुल्क को कोई एक ऐसा निज़ाम जिसमें अमीर और गरीब के लिए एक कानून होता, सिर्फ एक, ये एक है, एक कानून होता। अच्छा, हुकूमत का हिस्सा रहेगी 30 साल, 3 दहाइयाँ मुल्क के इक़्तिदार का हिस्सा रहे, कोई बना देते एक ऐसा कानून, ऐसा जो नवाज शरीफ के लिए भी कानून होता, शहबाज शरीफ के लिए भी वही कानून होता, हमजा शहबाज की बात कर लें तो उसके लिए भी वही कानून होता, मरियम नवाज के लिए भी वही कानून होता और एक आम आदमी के लिए भी वही कानून होता। यानी एक कानून, एक, प्रैक्टिकली, लफ्जी नहीं। अच्छा, अपनी खांसी का इलाज भी सरकारी पैसे पर लंदन में अवाम मरती रहे,
सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं होने पर, और ये बनाया था नवाज शरीफ साहब ने कानून। ये है तरक्की नवाज शरीफ की नज़र में, अपने लिए और अवाम के लिए। इसी तरह अगर मैं बात करूं उनके भाई शहबाज शरीफ साहब, लंदन में बैठकर, नाज़रीन कि लंदन में बैठकर क्या फरमा रहे थे कि गरीब आवाम की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है। और आपकी ऐसी झूठी बातें और ड्रामेबाजियां देख के ना मुझे आप पे गुस्सा आता है शहबाज शरीफ साहब। अल्लाह की शान देखिए, पंजाब का ये साबिक वज़ीर आला बयान दे रहा था लंदन में बैठकर, और लंदन में ये गए क्यों थे? इलाज करवाने। ये 3 बार वज़ीर आला रह चुके हैं, बल्कि वज़ीर आला नहीं, माइंड कर जाते हैं वज़ीर आला के खादमे आला। भाई हमारे क्या मजाल आपको वज़ीर आला के खादमे आला रहे, इतनी खिदमत की कि बस रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, और एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ ये अपना इलाज करवा लें। जाना पड़ता है लंदन, छींक भी आ जाए, नज़ला भी आ जाए, ज़ुकाम भी आ जाए। कभी आपने सुना है कि अमेरिका के सदर पाकिस्तान आए इलाज करवाने के लिए? कभी आपने ये सुना हो कि जो तुर्की के सदर हैं इलाज करवाने, वो पाकिस्तानी चले किसी भी मुल्क में चले गए, तुर्की छोड़ के किसी और मुल्क में चले गए? कभी आपने ये सुना है कि रूस के सदर अपने इलाज की गरज से किसी और मुल्क में गए हुए हों? आपने कभी नहीं सुना होगा नाजरीन कि कोई भी मुल्क का सदर, आपने कभी ये नहीं सुना कि बांग्लादेश, भारत, ईरान, चीन के सदर, वज़ीर आज़म या वहाँ की कुछ बड़ी शख्सियत है, वज़ीर आला कह लें, किसी दूसरे मुल्क में इलाज करवाने गए हों। अच्छा जी, बहुत ही रेयर होता है, और ऐसी बीमारी जिसका इलाज किसी 1 या 2 ममालिक में ही हो सकता है, अपने मुल्क में तो हो नहीं सकता। ऐसी बीमारी जो अपने मुल्क में लाइलाज है, तब किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर उस मुल्क जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हमारे मुल्क में होता है। नवाज शरीफ हुकूमत करते हैं कहाँ पे? पाकिस्तान में। इलाज करवाते हैं कहाँ पे? लंदन में। शहबाज शरीफ हुकूमत करते हैं कहाँ? पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ साहब इलाज करवाते हैं कहाँ पे? क्या पाकिस्तान में? नहीं, लंदन में। इसहाक डार साहब पाकिस्तान में हुकूमत का हिस्सा होते हैं, क्योंकि समधी थे ना 3 बार इलेक्टेड वज़ीर आज़म के, तो हिस्सा तो होना था। इलाज करवाते हैं लंदन में, और अब तक उनका इलाज ही चल रहा है। शायद इतना तवील इलाज तो मेरे ख्याल से, मैं बड़े यकीन से कहती हूँ, दिमाग का होता है, दिमाग का। अब अल्लाह बेहतर जानता है। अब ज़रा सी रोशनी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर हम डाल लेते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, उनके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी, आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ कि जी अपनी 64वीं सालगिरह से 46 दिन पहले 10 जून 2019 को इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए। इससे पहले जरदारी साहब 10 अक्टूबर 1990 को पहली बार गिरफ्तार हुए थे। 27 माह 6 दिन कैद के बाद 6 फरवरी को रिहा हुए। 4 नवंबर 1996 को वो दूसरी बार गिरफ्तार होते हैं, और आपको बताएं कि 2000 दिन वो जेल में रहने के बाद, 2967 दिन वो जेल में रहने के बाद 22 नवंबर 2004 को रिहा हुए। पहले दोनों बार रिहाई डील या ढील का नतीजा निकली। 14 मुकदमात में ऐसे मेरे ख्याल से छूट गए कि कभी कोई सबूत भी ना मिले, बल्कि सबूत गायब भी हो गए। कभी गवाह थे वो भी गायब हो गए, कभी जो सदारती इस्तिस्ना है वो काम आ गया, तो कभी रिकॉर्ड ही चोरी हो गया, या रिकॉर्ड को आग लग जाती है। आग बड़ी सियानी, सही टाइम पर रहकर सही रिकॉर्ड को लगती, गायब हो जाता है। इसीलिए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जो जाली अकाउंट स्कैंडल है उसमें भी जरदारी साहब के वकील से कहा कि आपके मौकिल बरी नहीं हुए, टेक्निकल बुनियादों पर उनको छोड़ा गया है, या टेक्निकल बुनियादों पर वो छूटे हैं। इस बार सबूत हमारे मुंह पे मारें ताकि आपको बेगुनाही का सर्टिफिकेट हम दे सकें। सबूत जरदारी साहब ने ना दिए, लेकिन जीआईटी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट जमा करवाई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जरदारी साहब, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद और कई ऐसे लोग हैं जो जेल सुधार गए। मुराद अली शाह समेत जो दीगर अफराद हम देखते हैं कि वो रिहा, उनके सरों पे भी अब तलवारें लटक रही हैं जो रिहा हैं। ये वो लोग हैं नाजरीन जिन पर किस्मत मेहरबान थी। ये वो लोग हैं जो बहुत उरूज पे चले गए थे कि ज़वाल को भुला बैठे थे। ये भूल बैठे थे कि हर उरूज को ज़वाल है। अल्लाह ने जरदारी साहब को किस चीज़ से नहीं नवाजा था? मेरा सवाल है, जरदारी साहब आपको क्या नहीं मिला था? क्या थे नाजरीन जरदारी साहब? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से शादी हुई, क्या हो गए? बीबी ना रहीं, भुट्टो की पार्टी विरासत में मिली और मुल्क की सदारत मिल गई प्लेट में। इस तरह 11 साल से सिंध के स्याह सफ़ेद के मालिक भी बन गए, और बदले में क्या दिया जरदारी साहब ने? भुट्टोइज़म को ख़त्म कर दिया, पीपल्स पार्टी को विफाक से सूबे तक महदूद कर दिया, डिमोशन हो गई, सिंध को कब्रिस्तान बना दिया। और आज हालत क्या है? आज हालत ये है कि बच्चे अपने अब्बाओं के लिए एक दूसरे को इफ्तार पार्टियों पर इनवाइट कर रहे हैं, तो कोई मुलाकातों की दावतें दे रहा है। ये वो बच्चे थे नाजरीन जो एक दूसरे की
शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे, लान तान करते थे एक दूसरे को। ये वो बच्चे थे जो एक दूसरे के अब्बास के खिलाफ वो बातें करते थे जिनको सुनने के बाद कोई ये मान ही नहीं सकता था, यकीन ही नहीं कर सकता था कि आज ये दोनों बच्चे एक हैं। मजबूरी भी क्या चीज़ है ना नाजरीन, मजबूरी क्या चीज़ है। आज ये दोनों बच्चे अपने अब्बास को बचाने के लिए अपने ही बयानात की नफ़ी कर रहे हैं। पहले तो आपको दिखाते हैं कि इन दोनों बच्चों के जो अब्बूज़ हैं और बच्चों के जो बदलते बयानात हैं, ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। ये थे वो बयानात जो वक्त और मजबूरी के साथ बदलते चले गए। क्या कह रही हूँ मैं, ये वो बयानात थे जो वक्त और मजबूरी के साथ बदलते चले गए। और आज बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी हया के हम ये देखते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े होते हैं नाजरीन, जैसे हम कहते हैं कि मेड फॉर ईच अदर होते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि शर्म तुमको मगर नहीं आती है। ये वही मरियम नवाज है ना जो इतनी तनकीद करती रही इनके ऊपर, ज़ारी साहब पर, उनके बेटे पर, बिलावल पर। अब एक दूसरे को इन्वाइट करते हैं, बिलावल साहब की बात करें, इनके अब्बास की बात करें, दूसरे पर तनकीद करते थे, आंख नहीं बाते थे। बच्चों के अपने अब्बुओं की इज्जत का जरा सा एहसास नहीं है। मरियम नवाज यही कह दें कि डियर बिलावल, माजी में जो आपने मेरे अब्बू को मोदी का यार कहा था, मोदी का यार कहा था, इसके साथ साथ जियाउल हक का बेटा कहा था, आपके अब्बा ने उनको कौमी सलामती के लिए क्या कहा था, खतरा कहा था, सिक्योरिटी रिस्क तक करार दे दिया था, उसकी माफ़ी मांग लें। इसी तरह बिलावल साहब को भी ये एहसास तक नहीं हुआ कि वो मरियम नवाज साहिबा से कह दें कि मरियम बीबी, आपके वालिद ने, माजी की अगर बात करें कि उनके साथियों ने जो मेरे वालिद का पेट फाड़ने का अलग दावा किया था, जो आपके चचा मेरे वालिद को सड़कों पर घसीटने की बातें करते रहे, घसीटूंगा, आप मेरे अब्बा और इमरान खान को भाई भाई तक कहती रही अलग और ये नारे लगवाती रही। आप थोड़ी सी ही सही लेकिन माजरत को कर लें। अब हम एक टेबल पे बैठ गए हैं, हमारा एजेंडा भी एक है, लेकिन नहीं, आजकल की नस्ल बहुत बिगड़ गई है। बच्चे अब्बुओं को छोड़कर खुद एक हो गए हैं। बच्चों को ज़रा सा ख्याल नहीं आया कि उनका माजी क्या है। बच्चे तो फिर बच्चे हैं, और बच्चे क्या कहते हैं, गैर सियासी होते हैं कि नहीं, गैर सियासी वाले बच्चे। लेकिन ये वाले बच्चे इतने भी गैर सियासी नहीं हैं, ये प्योर सियासी बच्चे हैं नाजरीन। इन बच्चों के अब्बू जो आज जवाल का शिकार हैं, वो अपनी करतूतों की वजह से हैं। आज ये लोग अवाम की बात कर रहे हैं जैसे इंतखाबात से पहले करते थे। आज ये लोग कहते हैं कि उनको अवाम के दुख का एहसास है। आज ये लोग कहते हैं कि इनको रोना आता है जब अवाम पिसती है। तो आज ये लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं। आज ये लोग अवाम के हमदर्द बने हुए हैं। आपको एक और झलक दिखाते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये अपने ख़ानदान के साथ आखिर रहते कैसे हैं, इनका लिविंग स्टैंडर्ड, इनका लिविंग स्टाइल है क्या। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क के अमीर और शहंशाह टाइप जो हमारे हुक्मरान हैं, ये कितनी अच्छी आसाइशों भरी ज़िंदगी गुजारते हैं, इनके पास कितनी लग्जरीज होती हैं। और इन लोगों ने कभी ख्याल नहीं किया कि वो लोग जिनसे ये वोट के लिए लिटरली भीख मांगते हैं, मैं बड़े होशो हवास में कह रही हूँ, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, झूठे वादे करते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, झूठे झूठे दावे करते हैं, इतने दावे करते हैं, इतने जोश में आते हैं, माइक तक तोड़ देते हैं। बाद में कौन इनको पूछने वाला, कभी अपने हलकों में जाके सूरत हाल नहीं देखते और वो वादे पूरे नहीं होते, फेस करते हैं, शर्मिंदगी के बगैर आके फेस करते हैं आपको, फिर दोबारा आ जाते हैं इलेक्शन के लिए वोट का कटोरा ये भीख मांगने के लिए, कटोरे में प्लीज वोट डाल दीजिए अवाम के साथ झूठे वादे करने के बाद। ये इनका लग्जरी स्टैंडर्ड आपने देखा। और अवाम जिनको 2 वक्त की रोटी भी ना मिले, यहाँ पर चोरी की वारदातें होती क्यों होती हैं, बहुत बड़ा गुनाह है चोरी करना, लेकिन क्यों होती है, पेट साथ लगा है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोटी के लिए चोरी कर लेते हैं, यानी गलत रास्ते पे चलाने वाले यही हुक्मरान हैं। इन हुक्मरानों की वजह से क्राइम बढ़ा है, जुर्म बढ़ा है। अगर ये कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर मेरे ख्याल से इनको माजरत कर लेनी चाहिए, इनको कह देना चाहिए कि हमसे नहीं हो रहा, बस ऐसे हमसे नहीं चल रहा और हम अब सियासत में हिस्सा ही नहीं लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको ना एक चीज़ चाहिए होती है, आपके अंदर अना होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। खास ख्वाजा आसिफ साहब जो लोगों को शर्म और हया याद करवाते हैं कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, इस तरह की जो शर्म हया इन सियासतदानों को भी याद करवाई जाए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब आप लोगों को इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए जो काम आप लोगों से नहीं हो रहा, क्योंकि अब वाकई ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाज़रीन, सिंध पर 11 साल हुकूमत करने वाले जो आज ये कह रहे हैं कि बजट अवाम दुश्मन है, अवाम दोस्त नहीं, उन्होंने अपने 5 साल में सिंध को क्या दिया? मैं उनसे भी पूछती हूँ और आपसे भी पूछती हूँ
ये तो नहीं पता, लेकिन सिंध के अवाम पर हुकूमत करने वाले खुद कैसे रहते हैं ये आप बाखूबी देख सकते हैं। ज़रा क्लिप देखिए। अच्छा जी नाज़रीन, आपने देखा ये उन लोगों की रिहाइश गाहें हैं जो उस सूबे पर 11 साल से हुकूमत कर रहे हैं, जिस सूबे के अवाम में एड्स एक लाइलाज बीमारी किसी वबा की तरह फैल रहा है, जिस सूबे में 11 सालों में ये लोग कोई 11 काबिल फ़ख्र कारनामे नहीं बता सकते। ये है सिंध के अवाम पर हुकूमत करने वालों का तर्ज ज़िंदगी जो आपने अभी देखा। ये तो एक रिहाइशगाह कह लें जहाँ पे ज़िंदगी की हर फैसिलिटी मौजूद है, ऐसी और भी हैं। मेरा सवाल ये इन लोगों से जो इनको वोट देते हैं, इनका तर्ज ज़िंदगी तो आप देख चुके हैं। ये लोग गाड़ियों से आते हैं तो हेलीकॉप्टर में जाते हैं, इनकी छुट्टियां बाहर होती हैं, इनका इलाज मुल्क से बाहर होता है, इनकी तकारीब बाहर होती हैं, इनकी जायदादें तक बाहर होती हैं, लेकिन इनकी हुकूमत पाकिस्तान में क्यों होती है? वो बाहर क्यों नहीं होती? बाहर को घास नहीं डालता इन्हें। 11 साल जिस सियासी जमात के पास ये हों, 11 साल जो लोग सिंध के स्याह सफ़ेद के मालिक बने हों, उनसे हमारा पूरा हक है सवाल पूछने का कि आप लोग तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिंध के लोगों का क्या हाल है? क्या सिंध के अवाम की ज़िंदगी तब्दील की? आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं जो सिंध के अवाम के तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी करती है। मैं वडेरों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ एक गरीब मज़दूर की या एक किसान की, एक मेहनत कश की, गरीब तबके की, जिसके हाकिम ये लोग हैं और 1-2 साल से नहीं है, 11 सालों से। देखा नाज़रीन आपने, ये है वो हकीकत, ये वो अक्स है जो सिंध के बासियों की ज़िंदगी है। सिंध में हर दूसरा शख्स ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजारा, लेकिन सिंध में हर दूसरा शख्स वैसी ज़िंदगी भी नहीं गुजारा जो उसे 11 साल बाद गुजारनी चाहिए थी। दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि मैं गलत बोल रही हूँ। सिंध में गरीब तबका गरीब से गरीब तर हो रहा है। सिंध में सिंध के अवाम आज भी वडेरों के रहमो करम पर है। सिंध में आज भी तकरीबन वही मसाइल हैं जो आज से 11 साल पीछे चले जाएं तब थे। सिंध में आज एड्स जिस तरह फैल रहा है उसकी मिसाल कहीं देखी है? कहीं नहीं मिलेगी। और गफलत सिर्फ एक डॉक्टर की, एक डॉक्टर ने पूरे रतो डेरों को एड्स जैसी बीमारी में मुब्तला कर दिया। पूछने वाला कोई है ही नहीं। सिंध में अरबों की गंदम चोरी हो जाती है, पूछने वाला कोई होता ही नहीं है। बिलावल साहब सिंध के बजट का रोना रो रहे हैं। बिलावल जरदारी साहब अवाम पर महंगाई के बॉम्ब गिराने का रोना रो रहे हैं और बिलावल साहब फरमा रहे हुकूमत जुल्म कर रही है। आप लोग 11 साल से हुकूमत कर रहे हैं सिंध पर, आप लोग जुल्म नहीं कर रहे। बिलावल, मेरा आपसे सवाल है, आप अपना जवाब कब देंगे? दूसरों पे तनकीद बंद करें, अपना जवाब देना। आप अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बयान कर दें। आपको 11 कारनामे गिनवा दें जो पिछले 11 सालों में आपने सिंध के अवाम के मुस्तकबिल के लिए अंजाम दिए। 1 साल का एक कारनामा अंजाम बता दें जो अंजाम दिए। 11 साल के 11 कारनामे। किसी गरीब मुल्क के हुक्मरानों का क्या ये तर्ज ज़िंदगी होता है जो नाज़रीन अभी आपने स्क्रीन पे देखा? फिर ऐसे हुक्मरान जिन पर मुकदमात भी अरबों की करप्शन के हैं। सिंध के अवाम गंदम को रो रहे हैं, पंजाब के अवाम साफ पानी को रो रहे हैं, थर में आज भी बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होकर मर जाते हैं। पंजाब पर 30 साल हुकूमत करने के बावजूद जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनाया जा सका। फिर बात करते हैं ये अवाम के दर्द की। हुकूमत जाने के बाद ही ये क्यों जाग जाते हैं? इनका ज़मीर क्यों जाग जाता है? अवाम का दर्द उस वक्त क्यों महसूस नहीं करते ये जब हुकूमत के मज़े लूट रहे होते हैं, अपनी जेबें भर रहे होते हैं, ख़जाने भर रहे होते हैं, कौमी ख़जाना खाली करके अपनी जायदादें बना रहे होते हैं बाहर जाके। और फिर जो आप टैक्स की बात कर रहे हैं कि बजट आ रहा है, टैक्स लग रहे हैं, तो सरकार टैक्स तो लगेंगे क्योंकि पाकिस्तान को कर्जा वापस करना है। और ये कोई नई बात नहीं है इस कौम के लिए। इस कौम ने हमेशा कर्जा वापस के कब नहीं किया नाजरीन? मैंने तो अपने होश में हमेशा देखा कि टैक्स लग रहे हैं। क्या आप लोगों ने ये जो कर्जे लिए थे, क्या आप लोग अभी कर्जे उतारेंगे अपने पर्सनल खजानों में से? अवाम बेचारी उतारेगी ना, टैक्स लगेंगे, महंगाई होगी और कर्जे उतरेंगे क्योंकि हमारे नाम पे कर्जे ले लिए ना, मकरूज तो हमें बना दिया। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह ऑपोजिशन ने शोर मचाया हुआ है कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, बजट के आने के बाद तो लाजमी सी बात है कि महंगाई होगी, लेकिन कुछ हकायक भी जानने ज़रूरी हैं कि बजट बताते हुए जो हमें हफीज़ शेख साहब ने बताया, उनकी ज़बानी हम जानते हैं बजट से मुतालिक वो कहते हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा रज़ा। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि 30,000 अरब रुपए के कर्जे देने हैं। मुल्क और अवाम पर यकीनी तौर पे बहुत प्रेशर है, महंगाई भी होने को है, लेकिन जिस तबके को हर दौर में ज़्यादातर नज़रअंदाज किया गया वो कौन है? वो है हमारा गरीब तबका। जब भी हमारे मुल्क में कई स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं,
तालीम के मयार, एक नहीं, दो नहीं, तीन मयार, इलाज के भी 3 मयार, कानून के भी 3 मयार, एक जो बिल्कुल पिसा हुआ तबका है उसके लिए, एक मिडिल क्लास जो से ऊपर है और एक अपर क्लास। इसकी सबसे बड़ी वजह शायद ये है कि हमने पैसे को नीचे तक नहीं पहुंचाया, या ग्रास रूट लेवल तक हम अपने बजट के फ़वाइद पहुंचाने में बुरी तरह नाकाम रहे, इस तरह कह लें। इस बार हुकूमत भी अपने अखराजात कम कर रही है, मिडिल क्लास तबके से भी कुर्बानी मांग रही है, लेकिन गरीब तबके पर माजी के मुकाबले में ज़्यादा खर्च कर रही है। ये वो इक़दाम है जिससे गरीब तबका इंशाअल्लाह उठेगा, वो अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह, और अगर ये कोशिश कामयाब हो जाती इंशाअल्लाह तो मुल्क से ये 3 मयार ख़त्म हो जाएंगे। फिर जो एक तफरीक वाजे हो गई, मुल्क तबकाई निज़ाम में तब्दील हो गया, उसका खात्मा होगा इंशाअल्लाह। हमें और आपको कुर्बानी देना होगी अपने मुल्क के उस गरीब के लिए जिसे हर दौर में नज़रअंदाज किया गया, फ़ायदा सिर्फ एक मखसूस तबके तक पहुँचाया गया, जिसकी वजह से गुर्बत में कमी की बजाय हमने देखा कि माजी में इजाफा होता चला गया। हुकूमत का ये एक अच्छा इक़दाम है। अच्छा, हफीज़ शेख साहब का एक और क्लिप है हमारे पास, रज़ा, वो भी चलाइएगा जी। तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी नाजरीन। अच्छा, हमें अपने गरीब तबके को सपोर्ट करना होगा। मुल्क को एक मखसूस तबके के हवाले करने से क्या होता है, वो होता है जो पिछले 10 सालों से होता चला आ रहा है। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी नाज़रीन, आपने कभी सोची कि है क्या? वो ये कि हम रोना तो बहुत रोते हैं मुल्क में गुर्बत का, लेकिन ख़ुद कोई एफ़र्ट नहीं करते, कोशिश नहीं करते। शायद इसकी एक बड़ी वजह जो मुझे समझ आती वो ये है कि किसी भी फ़र्द को मुल्क में जो बनने वाली कोई भी हुकूमत है उस पर शायद एतबार ही नहीं रहा। लोग जानते हैं कि हुक्मरान खाते बहुत हैं, लगाते बहुत कम हैं, इसलिए टैक्स देने का फ़ायदा नहीं होगा। आवाम को ऐसा लगता है आवाम का टैक्स राइवेंड में मौजूद जानवरों की ग़िज़ा पर खर्च हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं इनके काम आ जाएगा, हम पे नहीं लगेगा। आवाम ऐसा सोचती है, आवाम की साइकी बन चुकी है, उसके ज़िम्मेदार भी हुक्मरान है, इनका तर्ज़ ज़िंदगी। अच्छा, ये वक्त मुश्किल है नाज़रीन, नो डाउट, लेकिन हमें इस कर्ज़े की लानत से छुटकारा तो हासिल करना है, और ये हासिल करने के लिए अमली तौर पे प्रैक्टिकली खुद को आगे करना होगा। इसलिए अब्बू बचाओ मुहिम से खुद को महफूज रखिए, हकाइक जानिए और फिर फैसला कीजिए। इस कौम ने हर दौर में मुश्किल वक्त देखा है, बड़ी बहादुर कौम है ये, हिम्मत बहुत है हमारे अंदर, ये कोई बड़ा सौदा नहीं है, लेकिन एक बार फिर ये कौम अपने मुस्तकबिल को जमहूरियत खतरे में है के नारे की नज़र कर दे तो ये कौम अपने साथ और अपनी आने वाली नस्लों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करेगी। और कौम के बारे में मैंने कहा कि कौम इंटेलिजेंट तो है, और कौम ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत सेक्रीफाइसेस है, कौम की बहुत हिम्मत है, बहुत जिद्दोजहद है, बहुत कुर्बानी है। इसके साथ साथ कौम का IQ लेवल भी इन सियासतदानों ने बहुत हाई कर दिया। यकीन जाने मुझे ऐसे लोग मिलते हैं कई बार जो पहचानते हैं, बात करते हैं, कि अप्रिशिएट करते हैं प्रोग्राम को कि आप लोग बड़ी आवाज़ उठाते हैं, तो आप यकीन जाने कि ऐसे जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं होते, शायद मजदूर तबका होता है, जो हमारे लिए बहुत 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 काबिल इज़्ज़त हैं, जो मेहनत से कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन आप यकीन कीजिए कि वो लोग ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि मैं हैरान होती हूँ कि शायद ये PhD स्कॉलर के लेवल की बातें करें। किसने बनाया उनको स्कॉलर? इन हुक्मरानों ने। इनके इस तरह के जो वतीरे हैं, ये जो एग्जाम्पल सेट करते हैं, अवाम का कुछ बढ़ाया हो या ना बढ़ाया हो कर्जे के अलावा, इन्होंने अवाम का IQ लेवल ज़रूर बढ़ा दिया। और अब आज की आखिरी बात, सिचुएशन को देख के मेरे जहन में जो आई आपके साथ शेयर करूंगी। हर नारा, क्या कह रही हूं मैं, हर नारा काबिल एतबार नहीं होता। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।